गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सभी का ज्ञानोदय ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। अपना चैप्टर चल रहा है मानव का रक्त परिसंचरण। क्या है मानव का रक्त परिसंचरण, इसके बारे में पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने इसकी रूपरेखा तैयार की थी और कुछ भागों को पढ़ा। मानव का रक्त परिसंचरण रक्त, हृदय तथा रक्त वाहिनियों से मिलकर बना होता है। प्रथम पार्ट हम पढ़ रहे थे रक्त। मैंने बताया रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो हल्का क्षारीय पदार्थ होता है, जिसका पीएच का मान 7.3 से 7.5 होता है। यदि प्रास में प्राप्त करोगे तो 7.4 प्राप्त होता है। फिर रक्त के बारे में बताया कि रक्त जो वो दो भागों से मिलकर बना है, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएँ। हमने प्लाज्मा का अध्ययन किया, प्रथम रक्त कणिका आरबीसी का अध्ययन किया। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे टॉपिक को। डब्ल्यूबीसी क्या चीज़ है? इसे श्वेत रुधिर कणिका, इसे श्वेत रुधिर कणिका, श्वेताणु, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। देखो इसके क्या क्या नाम है? श्वेत रुधिर कणिका, श्वेताणु, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। देखो डब्ल्यूबीसी जो है केंद्रक युक्त रंगहीन कोशिका है। कैसी सेल है ये? केंद्रक युक्त रंगहीन कोशिका है। देखो रंगहीन क्यों है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन अब्सेंट होता है। हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण रंगहीन है। और ध्यान देंगे केंद्रक पाए जाने के कारण इसे ट्रू सेल कहते हैं, सत्य कोशिका भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? ट्रू सेल, सत्य कोशिका भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखो इसका निर्माण अस्थि मज्जा, डब्ल्यूबीसी का निर्माण किस में होता है? अस्थि मज्जा तथा लसिका ऊतक में होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण लसिका ऊतक तथा अस्थि मज्जा में होता है। फिर देखो एक रक्त घन मिमी में इसकी संख्या 7000 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 7000 के करीब पाई जाती है। और यदि इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें तो इसका जो व्यास है वो 8 से 15 माइक्रोन मीटर होता है। डब्ल्यूबीसी का व्यास कितना होता है? 8 से 15 माइक्रोन मीटर होता है। और देखो इसका जीवन काल, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, जीवन काल 4 से 5 दिन होता है। और कुछ किताबों में 5 से 6 दिन लिखा होता है। आपको डाइवर्ट नहीं होना है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 4 से 5 दिन डब्ल्यूबीसी का जीवन काल माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी कि डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड मोशन को रिप्रेजेंट करती है, अमीबीय गति दर्शाती है। डब्ल्यूबीसी क्या करती है? अमीबीय गति दर्शाती है। ये अमीबीय गति क्या होती है? तो एक एग्जांपल से समझो। ये कोई रुधिर वाहिनी है। इस रुधिर वाहिनी में इस डायरेक्शन में, इस दिशा में रुधिर का प्रवाह हो रहा है। तो ये डब्ल्यूबीसी क्या काम करती है? रुधिर प्रवाह के विपरीत दिशा में लुढ़कती हुई अमीबॉइड मोशन को रिप्रेजेंट करती है और जीवाणुओं का भक्षण करने का काम करती है। तो अमीबॉइड मोशन डब्ल्यूबीसी की मूल विशेषता माना जाता है, एक अतिरिक्त कैरेक्टर माना जाता है। फिर देखो एक वैज्ञानिक आता है राइट ने डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में बांटा। किसकी बात कर रहे हैं हम? राइट की बात कर रहे हैं। राइट के अनुसार डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में बांटा गया है। देखो ग्रेनुलोसाइट और दूसरा पार्ट है इसका एक ग्रेनुलोसाइट। कणिका में कणिका रहित डब्ल्यूबीसी। ग्रेनुलोसाइट का मतलब क्या है? कणिका में डब्ल्यूबीसी। कणिका में श्वेताणु कह दो, डब्ल्यूबीसी कह दो। देखो हम सबसे पहले किसको पढ़ते हैं? ग्रेनुलोसाइट को पढ़ते हैं। पहले बच्चों इसमें देखो क्या है, इसका जो साइटोप्लाज्म है, यानी इस डब्ल्यूबीसी का या ग्रेनुलोसाइट का जो साइटोप्लाज्म है उसमें ग्रेनूल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्रेनूल पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं क्या पाए जाते हैं? कणिकाएँ पाई जाती हैं। इसके अलावा ग्रेनुलोसाइट का जो न्यूक्लियर है, केंद्रक है, वो कई पिंडकों का बना होता है, कई लोब्स का बना होता है। किसका बना होता है? कई लोब्स का बना होता है। और वो लोब या पिंडक मिलकर एक बहुरूपी संरचना बनाते हैं, यानी पॉलीमॉर्फी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। इस कारण ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर। ध्यान से देखना, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहा जाता है? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइट। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? बहुकेंद्रक रूपी
बहुकेंद्रक रूपी श्वेताणु कहा जाता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्रेनुलोसाइट की बात कर रहे हैं। क्या चीज़ है? साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल कणिकाएं पाई जाती हैं। इसका केंद्रक कई पिंडकों लोब्स का बना होता है और वो मिलकर के बहुरूपी संरचना का निर्माण करते हैं। फिर और देखो, इसमें उस संरचना को क्या कहा जाता है? पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर लिकोसाइट कहा जाता है। बहुकेंद्रक रूपी श्वेताणु के नाम से जाना जाता है। और यदि इसकी बात की जाए तो इसका जो व्यास है वो 10 से 12 माइक्रोन मीटर होता है। ग्रेनुलोसाइट का व्यास कितना होता है? 10 से 12 माइक्रोन मीटर होता है। इसका निर्माण किस में होगा? तो इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा के, ध्यान से देखना, लाल अस्थि मज्जा के मज्जाकोरक, रेटिकुलर सेल और माइलोब्लास्ट कोशिका द्वारा होता है। एक बार फिर से देखेंगे सभी बच्चे, इसका निर्माण किससे होता है? लाल अस्थि मज्जा के मज्जाकोरक, रेटिकुलर सेल और माइलोब्लास्ट कोशिका के द्वारा होता है। अब आप ध्यान देंगे, ग्रेनुलोसाइट की एक मूल विशेषता है कि ये विभिन्न प्रकार के अभिरंजकों से अभिरंजित होती है। इस कारण ग्रेनुलोसाइट को 3 भागों में बांटा गया है। ये कई प्रकार के अभिरंजक से अभिरंजित होती है, रंग प्रदान करती है। इसका पहला पॉइंट है न्यूट्रोफिल सेल। देखो न्यूट्रोफिल्स क्या है? नाम से स्पष्ट, न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन। ये न्यूट्रोफिल सेल अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के अभिरंजकों से अभिरंजित होकर हल्का बैंगनी रंग प्रदान करती है। देखो ध्यान से देखना, ये अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के अभिरंजकों से अभिरंजित होकर हल्का बैंगनी रंग प्राप्त करती है। न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियर है केंद्रक, वो 2 से 7 लोब का बना होता है, या हम कह सकते हैं 2 से 7 पिंडकों का बना होता है। और वो पिंडक एक दूसरे से तंतुओं के द्वारा जुड़े रहते हैं, फाइबर के द्वारा, तंतु के द्वारा जुड़े रहते हैं। इसलिए न्यूट्रोफिल को भी क्या कहा जाता है? पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर कहा जाता है। एक बार फिर से देखो, न्यूट्रोफिल को भी किस नाम से जाना जाएगा? पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, यानी बहुकेंद्रक रूपी लसीकाणु के नाम से जाना जाता है। यदि इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसकी संरचना में इसका केंद्रक 2 से 7 पिंडकों से मिलकर बना है और उसमें इस पिंडक को इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। ये इसकी संरचना है। ये न्यूट्रोफिल की कोशिका की संरचना मानी जाती है। और देखो न्यूट्रोफिल के बारे में, न्यूट्रोफिल प्रति घन मिमी में 4 से 5 हज़ार तक पाई जाती हैं। यानी एक रक्त घन मिमी में न्यूट्रोफिल की संख्या कितनी होती है? 4 से 5 हज़ार घन मिमी होती है। जीवन काल इसका 2 से 4 दिन होता है। जीवन काल कितना होता है इसका? 2 से 4 दिन। और इसका व्यास होता है 10 से 15 माइक्रोन मीटर। तो हम किसको पढ़ रहे हैं? न्यूट्रोफिल को। अम्लीय क्षार के दोनों प्रकार के अभिरंजक से अभिरंजित है। केंद्रक 2 से 7 पिंडों का बना होता है। एक रक्त घन मिमी में इसकी संख्या 4000 से 5000 होती है। जीवन काल इसका 2 से 4 दिन होता है और इसका व्यास 10 से 15 माइक्रोन मीटर होता है। न्यूट्रोफिल कोशिका की मूल विशेषता देखो, न्यूट्रोफिल कोशिका फेगोसाइटोसिस के द्वारा बैक्टीरिया का भक्षण करती है, जीवाणुओं को नष्ट करती है, जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करती है। इसके अलावा ये सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति के आर पार गमन कर सकती है और उसकी इस विधि को क्या कहा जाता है? कोशिका पारण कहा जाता है। हमने किसकी बात की थी? हमने बात की है यानी न्यूट्रोफिल कोशिका की। और ये टोटल WBC का कितना % बनाती है? 62% निर्मित करती है। और ग्रेनुलोसाइट जो है वो 65 बनाती है। तो ग्रेनुलोसाइट का ये प्रथम भाग है और ये टोटल WBC का 62% निर्मित करती है। तो ये पूरी की पूरी कहानी किसकी रही? न्यूट्रोफिल की। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इओसिनोफिल की, दूसरी ग्रेनुलोसाइट कणिका की। 2 नंबर पर है अपना इओसिनोफिल्स। देखो इओसिनोफिल्स, इसे एसिडोफिल्स भी कहते हैं, ध्यान देना, इसे एसिडोफिल्स के नाम से भी जाना जाता है। अब एसिडोफिल से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये अम्लीय अभिरंजक से अभिरंजित होती है। तो देखो ये है अम्लीय अभिरंजक और वो अम्लीय अभिरंजक कौन सा है? तो ध्यान देंगे वो अम्लीय अभिरंजक इओसिन है। इओसिन से किस में
गहरे लाल व गुलाबी रंग में अभिरंजित होती है। गहरे लाल व गुलाबी रंग में अभिरंजित होती है। और चीज़ें देखो इसके बारे में, इसका न्यूक्लियर 2 पिंडकों का बना होता है। न्यूक्लियर कितने पिंडकों का बना होता है? इओसिनोफिल का 2 पिंडकों से मिलकर के बना होता है। इसके यदि व्यास की बात की जाए तो इसका व्यास 10 से 15 माइक्रोन मीटर होता है। तो इओसिनोफिल का व्यास कितना होता है? 10 से 15 माइक्रोन मीटर। और इसका जीवन काल 8 से 12 दिन होता है। जीवन काल कितना होता है? 8 से 12 दिन। अब इसकी मूल विशेषता की बात करते हैं तो ये कोशिका हिस्टामिन, ध्यान देना, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, देखेंगे ये कोशिका क्या काम करती है? हिस्टामिन को सीक्रेट करती है। किसको सीक्रेट करती है? हिस्टामिन को, जो हमारे शरीर की एलर्जी के समय रक्षा करता है। हिस्टामिन क्या काम करेगा? हमारे शरीर की एलर्जी के समय रक्षा करने का काम करता है। अब देखो इसमें इसके अलावा ये जो इओसिनोफिल कोशिका है वो क्या काम करती है? कोशिका पारण की विधि के द्वारा, कोशिका पारण का इसमें मूल गुण पाया जाता है। और कोशिका पारण के द्वारा देखो वो क्या काम करती है, यानी जो बड़े आकार के जो पैरासाइट है, जो बड़े आकार के पैरासाइट या परजीवी होते हैं, उन परजीवियों का भक्षण करने का काम करती है। और किसके द्वारा? तो देखो ये ल्यूकोट्रीन, शब्द को ढंग से देखना, ल्यूकोट्रीन, कॉपर आयन और PAF यानी प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर के माध्यम से बड़े आकार के पैरासाइट को नष्ट करने का काम भी किसका होता है? इओसिनोफिल्स का होता है। तो एक बार फिर से देख लो, इओसिनोफिल का काम क्या है? ये हिस्टामिन को सीक्रेट करती है। और हिस्टामिन क्या काम करता है? एलर्जी के समय हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। इसके अलावा बड़े आकार के पैरासाइट का भक्षण करती है। और किसके माध्यम से? ल्यूकोट्रीन, कॉपर आयन और PAF को सीक्रेट करके उसका भक्षण करने का कार्य करती है। अब देखो हम बात करते हैं तीसरी ग्रेनुलोसाइट की, जिसका नाम है बेसोफिल। देखो नाम से स्पष्ट है, बेसोफिल, बेस का मतलब क्षार होता है। ये एक क्षारीय अभिरंजक, देखो ये क्षारीय अभिरंजकों जैसे फॉर एग्जाम्पल मिथाइलिन ब्लू प्लस हिमेटोटॉक्सिलिन से अभिरंजित होती है। और किस रंग में? गहरे नीले रंग में अभिरंजित होती है। किस में अभिरंजित होती है? गहरे नीले रंग में अभिरंजित होती है। देखो इसका जो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर 2 से 3 पिंडकों का बना होता है। इसकी आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के S के आकार की होती है। 2 से 3 पिंडक किस प्रकार से पाए जाएंगे इसके अंदर? इस प्रकार से। और ये अंग्रेजी वर्णमाला की S की आकृति का निर्माण करता है। और ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई? बेसोफिल की। देखो बात करते इसके जीवन काल की, यानी इसका जीवन काल 12 से 15 दिन का होता है। जीवन काल कितना होता है इसका? 12 से 15 दिन। और व्यास इसका इओसिनोफिल के समान 10 से 15 माइक्रोन मीटर का होता है। ये कोशिका क्या काम करती है? तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। इसके द्वारा हिस्टामिन, हिपेरिन प्लस सीरोटोनिन का स्राव किया जाता है। देखो हिस्टामिन तो प्रतिएलर्जक है और ये हिपेरिन प्रतिस्कंदक है। प्रतिस्कंदक क्या चीज़ होती है? तो मैंने आपको पहले भी बताया और एक बार मैं फिर बता रहा हूँ कि रक्त में 2 प्रकार के कारक होते हैं, स्कंदक कारक और प्रतिस्कंदक कारक। स्कंदक कारक वे कारक होते हैं जो रुधिर का थक्का बनाते हैं और प्रतिस्कंदक कारक वे होते हैं जो रुधिर का थक्का घोलने का काम करते हैं। तो ये हिपेरिन प्रतिस्कंदक कारक है। तो हमने 3 पढ़ी, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। अब नोट लगा करके आप अपनी नोटबुक में तीनों के नीचे लिख सकते हैं। एक मूल विशेषता है, वो किसकी है? न्यूट्रोफिल कोशिका की है। देखो न्यूट्रोफिल कोशिका में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर या महत्वपूर्ण गुण पाया जाता है, संरचना पाई जाती है। वो कैसे? देखो महिलाओं की कुछ न्यूट्रोफिल के केंद्रक में एक गोलाकार पिंड जुड़ा रहता है जिसे हम ड्रम स्टिक कहते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इस टॉपिक को। ड्रम स्टिक क्या चीज़ है? कि महिलाओं के न्यूट्रोफिल के केंद्रक में एक गोलाकार पिंड जुड़ा रहता है जिसे ड्रम स्टिक कहते हैं। और इसका निर्माण बार बॉडी के समान
बार बॉडी के समान अक्ष क्रोमोसोम, ध्यान से देखेंगे, अक्ष क्रोमोसोम के मॉडिफाइड किससे होता है? अक्ष क्रोमोसोम के रूपांतरण से होता है। महिलाओं में कुछ न्यूट्रोफिल कोशिका के केंद्रक में गोलाकार पिंड जुड़ा रहता है, जैसे ड्रम स्टिक कहते हैं, और इसका निर्माण बार बॉडी के समान अक्ष क्रोमोसोम के रूपांतरण से होता है। प्यारे बच्चों, बार बॉडी क्या चीज़ है? तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे बार बॉडी क्या चीज़ है। मनुष्यों में एक अक्ष गुणसूत्र के अलावा जितने भी अक्ष गुणसूत्र होते हैं, उस अक्ष गुणसूत्र का एक गोलाकार संरचना में अभिरंजित हो जाना और जिस संरचना का निर्माण होता है उसे बार बॉडी कहते हैं। यानी एक अक्ष गुणसूत्र को छोड़कर शेष अक्ष गुणसूत्र एक गोलाकार अभिरंजित संरचना में बदल जाता है, जिसे बार बॉडी कहते हैं। देखो, महिलाओं में गुणसूत्र की संख्या 44 प्लस अक्ष होती है। एक अक्ष गुणसूत्र को छोड़ेंगे, एक अक्ष गुणसूत्र एक बार बॉडी का निर्माण करेगा, तो हम कहते हैं सामान्य स्त्री में एक बार बॉडी पाई जाती है। तो मेरा प्रश्न है आपसे, मनुष्य में बार बॉडी कितनी पाई जाती है? दिमाग लगाना, मनुष्य में बार बॉडी कितनी पाई जाती है? अब तक आपने सोच लिया होगा, मैं आपको बताता हूँ। मनुष्य में, नर प्राणी में गुणसूत्र की संख्या 44 प्लस अक्षवाई होती है। पुरुषों की बात कर रहा हूँ मैं, कितनी बार बॉडी होती है? 44 प्लस अक्षवाई गुणसूत्र उसमें पाए जाते हैं। एक अक्ष गुणसूत्र को छोड़कर बार बॉडी का निर्माण होता है, इसका मतलब इसमें बार बॉडी नहीं पाई जाती है, तो नर प्राणी में बार बॉडी का अभाव पाया जाता है। अब हम बात करते हैं WBC की दूसरी कोशिका, एक ग्रेनुलोसाइट की। एक ग्रेनुलोसाइट, देखो, कणिका रहित WBC, कणिका रहित WBC, इसका मतलब इसका जो साइटोप्लाज्म है, किसका? एक ग्रेनुलोसाइट का जो साइटोप्लाज्म है उसमें ग्रेनुल अब्सेंट होते हैं। ग्रेनुल क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं, ग्रेनुल नहीं पाए जाते हैं। देखो, दूसरी बात, इसका जो केंद्रक है, इसमें केंद्रक न्यूक्लियर संख्या में एक होता है, वो भी मेगा, यानी बड़े आकार का केंद्रक पाया जाता है। और उसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए कि इसका केंद्रक का आकार कैसा होता है, तो इसका केंद्रक राउंडेड होता है, यानी गोलाकार आकृति में पाया जाता है। इसके अलावा इसका केंद्रक किडनी शेप्ड होता है, यानी किडनी के समान होता है, या आप कह सकते हैं सेम के बीज के समान इसका केंद्रक पाया जाता है। तो केंद्रक राउंडेड है, किडनी शेप्ड है, सेम के बीज के आकार को होता है, किसका? एक ग्रेनुलोसाइट का, और एक ही केंद्रक पाया जाता है, इसलिए इसे एक केंद्रकाणु कहते हैं। क्या कहा जाता है? एक केंद्रकाणु कहा जाता है। और यदि बात की जाए इसका निर्माण किस में होता है, तो एक ग्रेनुलोसाइट का निर्माण प्लीहा, लसिका गांठें, ध्यान से देखेंगे, लसिका गांठें तथा थाइमस ग्रंथि के द्वारा होता है। निर्माण किसके द्वारा होता है? प्लीहा के द्वारा, लसिका गांठों के द्वारा, लिम्फ नोड जिसे कहते हैं, और थाइमस ग्लैंड के द्वारा इसका निर्माण होता है। इसके व्यास की बात की जाए तो इसका व्यास 8 से 20 माइक्रोन मीटर होता है। तो इसका व्यास कितना होता है? 8 से 20 माइक्रोन मीटर होता है। अब हम बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट के टाइप की। तो ग्रेनुलोसाइट को भी दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला पार्ट है इसका मोनोसाइट सेल। देखो, मोनो का मतलब होता है एक, इसका मतलब इसके कोशिका द्रव्य में एक केंद्रक पाया जाता है, वो भी बड़ी आकृति में पाया जाता है। देखो, मोनोसाइट में कोशिका द्रव्य बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, केंद्रक एक बड़ी आकृति में पाया जाता है, और कैसा होता है? किडनी शेप्ड होता है। इसका केंद्रक कैसा होता है? किडनी शेप्ड होता है, या हम कह सकते हैं सेम के बीज के आकार का होता है। अतः इसे भी एक केंद्रकाणु कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? मोनोन्यूक्लियर सेल कहा जाता है, एक केंद्रकाणु कहा जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? मोनोसाइट की बात कर रहे हैं। मोनोसाइट का व्यास 12 से 15 माइक्रोन मीटर होता है। व्यास कितना होता है इसका? 12 से 15 माइक्रोन मीटर होता है। मोनोसाइट कोशिका फेगोसाइटोसिस वह कोशिका पारण को रिप्रेजेंट करती है, और ये किस में प्रवेश कर जाती है? ब्लड से टिश्यू में प्रवेश कर जाती है, ऊतक में प्रवेश कर जाती है, और ऊतक में प्रवेश करने के बाद में अपने आकार को बहुत अधिक बढ़ा लेती है, लगभग 80 माइक्रोन मीटर के करीब अपना आकार बना लेती है, और वह अवस्था मैक्रोफेज कहलाती है।
सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, क्या कहलाती है वो? मैक्रोफेज कहलाती है। और इसे हम क्या कह सकते हैं? महाभक्षकाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभक्षकाणु। और ये क्या काम करती है? जीवाणु को नष्ट करने का काम करती है। तो मोनोसाइट कोशिका क्या काम करती है? कोशिका पारण मेथड के द्वारा रक्त से ऊतक में स्थानांतरित हो जाती है और उसके बाद में अपने आकार को बहुत अधिक बढ़ा लेती है और मैक्रोफेज का निर्माण करती है। मैक्रोफेज जीवाणु का भक्षण करने का काम करती है। इसके अलावा यह मैक्रोफेज न्यूट्रोफिल कोशिका के साथ में जुड़कर, किसके साथ में जुड़ करके? न्यूट्रोफिल कोशिका के साथ में जुड़ करके प्रथम प्रतिरक्षा प्रणाली बनाती है। किसका निर्माण करती है? प्रथम प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण करती है। तो ये किसकी कहानी हुई? मोनोसाइट सेल की। अब इसकी दूसरी कोशिका है लिम्फोसाइट, जिसे लसीकाणु कहते हैं। दूसरी कोशिका है लिम्फोसाइट, जिसे लसीकाणु कहते हैं। देखो लसीकाणु जो है ये भी 3 प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल, यानी प्राकृतिक मारक कोशिका। 3 प्रकार की है। लिम्फोसाइट का जीवन काल 2 से 100 दिन होता है। ध्यान से देखना, जीवन काल कितना होता है इसका? 2 से 100 दिन। और इसका व्यास 8 से 16 माइक्रोन मीटर होता है। लिम्फोसाइट क्या काम करती है? ये 2 प्रकार की लसिकाओं से मिलकर बनी होती है, छोटी और बड़ी। छोटी की लिम्फोसाइट की संख्या बड़ी की तुलना में ज़्यादा पाई जाती है और ये दोनों मिलकर के प्रतिपिंड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? प्रतिपिंड का निर्माण करती है। और प्रतिपिंड क्या काम करता है? प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाने का काम करता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? लिम्फोसाइट की बात कर रहे हैं। देखो लिम्फोसाइट सबसे अधिक एक्टिव कोशिका है, सबसे अधिक क्रियाशील कोशिका है और लिम्फोसाइट कोशिका सूक्ष्म मात्रा में अमीबॉइड मोशन को रिप्रेजेंट करती है, अमीबी गति को दर्शाती है। तो ये पूरी की पूरी कहानी किसकी थी? WBC की। अब हम तीसरी रक्त कणिका को पढ़ते हैं और तीसरी रक्त कणिका अपनी है प्लेटलेट, यानी बिंबाणु। प्लेटलेट को बिंबाणु कहते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये अत्यंत छोटी होती है, 2 से 4 माइक्रोन मीटर की होती है। कितनी होती है? 2 से 4 माइक्रोन मीटर की होती है। इसके अलावा देखो प्लेटलेट, इसकी संख्या 2 से 3 लाख प्रति घन मिमी पाई जाती है। संख्या कितनी है? 2 से 3 लाख घन मिमी। ये केंद्रक विहीन कणिका है, यानी RBC के समान प्लेटलेट में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। देखो और चीज़ें देखें, इसे थ्रोम्बोसाइट सेल कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट सेल भी कहा जाता है। और इसका महत्वपूर्ण कार्य है रक्त का थक्का बनाना। तो इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या हो गया? रक्त का थक्का बनाना। इसका निर्माण किस में होता है? तो इसका निर्माण बोन मेरो में, अस्थि मज्जा में होता है। पुरानी प्लेटलेट का विखंडन की बात करें, भक्षण की बात करें, तो इसका जो भक्षण है वो प्लीहा व यकृत कोशिका में होता है। तो ये अपना तीसरी रक्त कणिका है जिसे प्लेटलेट कहते हैं। ये पूरी की पूरी कहानी किसकी थी? रक्त कणिकाओं की कहानी थी। अब हम बात करते हैं रक्त के कार्य। तो पहला रक्त का कार्य देखो, ये O2 का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। देखो RBC में उपस्थित हीमोग्लोबिन वर्णक ऑक्सीजन के साथ में जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, यानी Hb किसके साथ में जुड़ेगा? O2 के साथ में, और एक अस्थायी यौगिक बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाने का काम करता है। इस प्रकार से रक्त का पहला कार्य हो गया O2 का परिवहन करना। नंबर 2 CO2 का परिवहन करना। देखो जैसे मेटाबॉलिज्म क्रिया कंप्लीट होती है तो शरीर में कोशिकाओं में एक विषैली गैस बनती है, हानिकारक गैस बनती है CO2। अब CO2 रुधिर में गुलित अवस्था में स्थानांतरित होती है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़कर अनोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और अनोक्सी हीमोग्लोबिन CO2 गैस को फेफड़ों तक लाने का काम करता है। तो रक्त का दूसरा कार्य हो गया CO2 का परिवहन करना। नंबर 3 है खाद्य पदार्थों का परिवहन करना। नंबर 3 है खाद्य पदार्थों का परिवहन करना। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा भोजन के पाचन के बाद भोजन का अवशोषण होता है और स्वांगीकरण होता है, यानी पचित भोजन सरलतम रूप में होता है और वो लाभदायक पदार्थ के रूप में शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचते हैं। तो किसके माध्यम से पहुंचते हैं? रुधिर के माध्यम से ही पहुंचते हैं। नंबर 4
ताप नियमन यानी शरीर के तापमान को नियमन करने का काम भी किसका होता है? रुधिर का ही होता है। नंबर 5, चोटों से सुरक्षा करना। चोटों से सुरक्षा करना, तो अपनी WBC जो है वो क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करना, चोटों से सुरक्षा करना, रोगाणुओं से सुरक्षा करने का काम है करती है। नंबर 6, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना। तो देखो मेटाबॉलिज्म मैकेनिज्म के बाद में कुछ हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, इनका परिवहन रुधिर के माध्यम से किडनी तक होता है और किडनी शरीर से बाहर मुक्त करने का काम है करती है। अगला कार्य नंबर 7, जल की आपूर्ति करना। रक्त का 7 नंबर कार्य है जल की आपूर्ति करना, यानी शरीर की प्रत्येक कोशिका में जल की आपूर्ति किसके माध्यम से की जाती है? रुधिर के माध्यम से ही की जाती है। नंबर 8, हार्मोन का परिवहन करना। देखो मैंने आपको बताया एंडोक्राइन ग्लैंड एक जैव रासायनिक पदार्थ या हम कह सकते हैं एक रासायनिक पदार्थ को सीक्रेट करती है जिसे हार्मोन कहते हैं, और वो अपने हार्मोन को सीधे ही रुधिर में स्रावित कर देती है और वो रुधिर में मिलकर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचते हैं और अपनी जैविक क्रिया को संपादित करता है। तो हार्मोन का परिवहन भी किसके माध्यम से होता है? रुधिर के माध्यम से ही होता है। अगला कार्य है रोगों का निदान करना। रक्त में विभिन्न रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनकी जैविक प्रक्रियाओं को पहचान करके रोगों की पहचान तथा रोगों का निदान किया जाता है। इस प्रकार से रक्त हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण घटक माना जाता है जो विभिन्न कार्यों का संपादन करता है। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने WBC, प्लेटलेट और रक्त के कार्यों का अध्ययन किया। कल हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप, रुधिर समूह है और रुधिर का थक्का बनने की प्रक्रिया। धन्यवाद।